हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ रखा है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ देखेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इसका उत्तल वाला हमने कल आपको कराया था। जिन बच्चों ने उत्तल वाला नहीं देखा है तो उसको देख लेना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो मैंने वहां पर बेसिक से समझा दिया था, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्टली जो बेसिक वहां समझाया था वो मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। ठीक है, बस आप यहाँ समझ लीजिए ये डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो रखा हुआ है ये है एक अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो इसको मैं इधर साफ साफ इधर बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और इस गोली ये अवतल है। ठीक है, ये भी अवतल है। इस अवतल का ठीक मध्य बिंदु हो गया, इसको हम P बोलते हैं, और यहाँ हमने एक मुख्य रेखा खींची हुई है इस तरीके से। ठीक है, इस मुख्य अक्ष पे हमने एक कोई वस्तु रखी हुई है ओ रूप की, ये ओ रखा हुआ है। ठीक है, यहां से जब कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी इस जगह से, तो ध्यान से समझना बेटा, जहां कॉन्सेंट्रेट होकर समझे तभी आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से जब किरण वैसे जान चाहिए, सीधी जान चाहिए था ना, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये है विरल यानी वायु वाला माध्यम, और ये है सघन यानी कि इधर क्या है कांच, जैसे इधर कांच है, इधर ये वाला एरिया क्या कहलाएगा वायु वाला। ठीक है, इसको विरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विरल माध्यम। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ये वाला एरिया हम कहेंगे सघन है ये। ठीक है, तो इसमें जैसे प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अब जो विरल से सघन की ओर जाएगी तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले अविलंब देखना पड़ेगा कि अविलंब इसमें कहां पर है। तो हमने क्या किया, इस गोले का जो केंद्र होगा हमने मान लिया वो केंद्र ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि केंद्र ये है। ठीक है, अब केंद्र से परिधि की ओर जब लाइन खींचेंगे तो उसको अब हम अविलंब रेखा कहते हैं। इसको हमने कल आपको वीडियो में समझाया था। तो अविलंब रेखा ये होगी। ठीक है, अब अविलंब रेखा की ओर झुक जाएगी। तो वैसे जाने, अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आप जो दिख रही है, ये वाली लाइन आपको वैसे ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाके ये क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। ये हल्की सी ऊपर इस तरीके से हल्की सी ऊपर मुड़ जाएगी, क्योंकि अविलंब रेखा क्या ऊपर है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो अविलंब रेखा, क्यों? क्योंकि ये केंद्र से होकर परिधि पर जा रही है। जो रेखा, जो लाइन केंद्र से होकर परिधि की ओर जाती है वो अविलंब रेखा कहलाती है, क्योंकि ये लाइन इस परिधि से 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसको हमने कल आपको बहुत ही आसानी से समझाया हुआ था। तो ये लाइन है अविलंब रेखा की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि हमने मान लिया ये ऊपर की ओर मुड़ गई है। ठीक है, ये सीधी न जाके ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। अब ये आगे लाइन आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी, इसलिए प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर न जाके हम इसी के ठीक पीछे आ जाते। तो ये इसी लाइन को हमने क्या कर दिया, इधर आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। तो ये हो गया इस जगह पे, ये हो गया आई प्रतिबिंब। तो यही मैंने इधर समझाया हुआ है। जब कोई वस्तु रखी है तो वहां से जब लाइट जाती है, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अविलंब के कारण यानी कि सघन चेंज होने के कारण, या फिर हम कह सकते हैं कि माध्यम चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइट है सीधे नहीं जाके थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ जाएगी ये वाली, और लेकिन ऊपर आ जाएंगे तो ये कहीं पे कट नहीं करे तो हम पीछे वापस आ जाएंगे। तो ये पीछे वापस आ रही है इस मौके पे, यहाँ पे मिल रही है, तो इसको यहाँ पर ये इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन है बेटा आपका अविलंब रेखा, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रही है। मैंने अभी आपको समझाया था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये सब एक दूसरे को जो पॉइंट मिल रहा है उसको हमने एन बना हुआ है, यहाँ से एक लंब डाला हुआ है एम। ठीक है, ये हो गया, और ये एम पी के बराबर ही मानेंगे, ये मान लेंगे ये एम ओ पी पर। हमने आपको यहाँ त्रिभुज बनाने के लिए वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे त्रिभुज समझाने के लिए, अभी आप कहोगे सर इसमें ये कर्व है, गोलाइट आपका ये त्रिभुज कहाँ से हुआ, इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने ये लाइन कर दी है। ठीक है, माइनर सी, वैसे हम इसको ही लेके चलेंगे। ठीक है, यानी पी को। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को अच्छे से आप कॉपी में बना लेना है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। जो बच्चे कल की वीडियो नहीं देखे वो जरूर देख लेना, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने बाकी के यहाँ पर जो चीज यूज की है उसको मैंने इधर लिख दिया है। माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, वह पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, एन है। इसमें जो पदार्थ लगा हुआ है कांच में, उसका अपवर्तनांक एन है। पृष्ठ के ध्रुव पी से, यानी ये पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ के ध्रुव पी से यू दूरी पर, ये यहां से लेके यहाँ ये वस्तु रखी हुई है इस ध्रुव से, तो ये यू दूरी होगी। क्या होगी? यू दूरी। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम बोलते हैं वी। ये भी हम आपको कल बताए थे अच्छे से। और केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम बेटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं
कैपिटल आर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। ये हम आपको कल समझा चुके हैं, ये हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। कल हमने यहाँ पे आपको बताया था अपवर्तन निकालना है तो हम यहाँ स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा स्नेल के नियम से क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, ठीक है। तो स्नेल नियम क्या होता है, स्नेल नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है एन, ये एन क्या अपवर्तनांक है, ठीक है। अब बेटा आप देखेंगे मैंने आपको कल बताया था कि अगर लेंस ये पृष्ठ है बहुत पतला है, तो बहुत पतला है इस कारण हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन को नगण्य मान के छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा यदि पृष्ठ बहुत पतला हो तब साइन को क्या कर देंगे, साइन को नगण्य मान लेंगे, यानी नगण्य है, यानी कि साइन है नहीं, साइन को नगण्य मानकर छोड़ने पर, है ना, छोड़ने पर। तो बेटा हम क्या करेंगे साइन गायब कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर बराबर हो जाएगा एन। समीकरण नंबर हम इसको मानेंगे 1, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको कल अच्छे से समझा दिया था, इसलिए थोड़ा फास्टली करेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें आई निकालना है आर निकालना है, ये हमने कल भी बताया था कि यहाँ से हमें एंगल आई निकालना होता है, एंगल आर निकालना होता है। तो इसमें देखो एंगल आई कौन सा एंगल, इसमें आई है बेटा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये अवलंब रेखा हो गया, ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो प्रकाश की जो किरण जा रही है अवलंब रेखा से कितने डिग्री एंगल बनाती है उसको हमने माना हुआ है आई से। ये आई कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो कोण बना हुआ है वो आई है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम आपतन कोण, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण इसमें जा रही है और थोड़ा इसमें अपने पथ से विचलित होने के कारण ये ऊपर उठेगी, अवलंब रेखा ऊपर है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस लाइन को हम क्या कर दिया, थोड़ा पीछे लेके आए हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया एक अपवर्तन कोण। कौन सा हो गया बेटा, ये अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को हम किससे नापेंगे, यहाँ पर आर से, ठीक है। ये लाइन जो बनी हुई है यहाँ पर, ये अपवर्तन कोण हो गया आर, ठीक है। तो हमें आई और आर ये दोनों निकालने हैं। तो थोड़ा देखो बेटा आप यहाँ पे समझेंगे, देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बेसिक सा पहले समझाया हुआ था, लेकिन आज फिर एक बार देख लीजिए आप। ये ट्रायंगल मैंने इधर बना दिया, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। ये अब देखेंगे आप, मैंने आपको समझाया था कि जब कोई त्रिभुज बना हुआ है उसके बाहर का कोण यानी बहिष्कोण जो होता है वो शेष दो कोण के टोटल होता है, योगफल होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कहें, यहाँ पर x है और ये क्या है y, अगर z ये है तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस के z, यानी कि ये वाला जो कोण है y प्लस z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर लगाएंगे, हमें क्या आई निकालना है, तो आई कैसे निकलेगा देखेंगे आप। यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रायंगल इधर बना हुआ है, तो ये हमने माना हुआ है थोड़ी देर के लिए आई बना हुआ है, ये हमने माना हुआ है इस ट्रायंगल में हो गया ये अल्फा, तो ये हमने अल्फा माना हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है बेटा क्या, ये दिया हुआ गामा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो ट्रायंगल है वो मैंने इधर बना दिया है, ठीक है। या बीच में जो है आई, ये ओ है, ये सी है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि फिर घना ज्यादा हो जाएगा। तो हमें बेटा क्या निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है आई। तो आप क्या करेंगे ध्यान समझना, ये एंगल आई हमें निकालना है, यानी कि ये वाला जो आई निकालना है हमें, तो वो कैसे निकलेगा, बहिष्कोण ये हो गया गामा, तो गामा बराबर हो जाएगा शेष दो कोण का टोटल, तो आई प्लस के अल्फा, ये हो जाएगा। हम यहाँ से आई निकालेंगे तो ये क्या, ये अल्फा हो जाएगा माइनस में, यानी गामा माइनस के अल्फा हो जाएगा आई बराबर, ठीक है। तो आई इस तरीके से निकलेगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर अच्छे से इधर लिख देता हूँ। तो आई हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, क्या लिखेंगे आई निकालने के लिए। तो हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, हम त्रिभुज ले रहे हैं बेटा कौन सा, ये वाला NOC, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। इस त्रिभुज में हमें आई निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज NOC में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बहिष्कोण सूत्र लगाएंगे कौन सा, जो अभी मैंने आपको समझाया था। तो गामा बराबर हो जाएगा, गामा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आई प्लस के अल्फा, अभी आपको समझाया था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब यहाँ से आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा गामा माइनस के अल्फा, ये हो गया ये लाइन, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, इसमें हटा देता हूँ, ठीक है, ये देख लेना आप। अब देखो क्या करेंगे, ये हमने आई का मान निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, आर निकालना है। तो आर कैसे निकलेगा, देखिए ये आर हो गया, तो ये आर कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये त्रिभुज बनना है इतना ये वाला, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे NIC में, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा त्रिभुज NIC में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो NIC में देखेंगे आप, ये वाले इस ट्रायंगल को हम थोड़ा बाहर बना देते हैं इस तरीके से, एक ये हो गया ऐसे ऐसे, और ये हो गया एन, ये हो गया आई, और ये हो गया सी। इधर बेटा एंगल बना हुआ है गामा, ठीक है। और ये है यहाँ पर आर बना हुआ है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, बीटा बना हुआ है, इस तरीके से। अब देखो ये हमें आर निकालना है, आप ऐसे देख सकते हैं ये वाला, है ना। तो ये वाला ये बहिष्कोण हो गया, ये क्या हो गया बहिष्कोण, तो बहिष्कोण ये गामा बराबर हो जाएगा इस भुजा को छोड़ के ये दोनों टोटल कर देंगे, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस के आर, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गामा इक्वल टू बीटा प्लस के आर, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से आर निकालना है। तो आर जब निकालेंगे तो ये बीटा कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, आपको दिख रहा है,
ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा गामा माइनस के बीटा इक्वल टू हो जाएगा आर, ये हो गया। यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर आर इक्वल टू आ गया गामा माइनस के बीटा, ये हमने दोनों मान निकाल लिए, ठीक है, ये आई का और आर का। तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। हमें यही चाहिए था, आई और आर ये दोनों चाहिए थे, हमने आई और आर दोनों निकाल लिए। तो समीकरण एक से यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण एक से, समीकरण एक में ऐसे लिख लो, समीकरण एक में आई तथा आर के मान रखने पर, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो ये आई है, तो आई का वैल्यू निकल के आया है गामा माइनस के अल्फा अपॉन आर है, तो आर का मान निकल के आया है गामा माइनस के बीटा इक्वल टू में क्या है एन, तो एन। ये उम्मीद है आपको लाइन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इरेज करके इधर कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, गामा माइनस के अल्फा अपॉन गामा माइनस के बीटा इक्वल टू क्या एन है। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही रहेगा, गामा माइनस के अल्फा इक्वल टू यह हो जाएगा बेटा गामा माइनस के बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गामा माइनस के अल्फा इक्वल टू इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन इंटू गामा हो गया माइनस एन इंटू बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो गामा गामा एक तरफ करो, तो यहाँ पर गामा ये है, यहाँ पर गामा है, तो हम क्या करेंगे इस गामा वाली वैल्यू को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा गामा माइनस के एन इंटू गामा, ये हो गया, प्लस का इधर लेके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर लेके आएंगे, तो ये किस में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, तो अल्फा माइनस के एन इंटू बीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं गामा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस के एन इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस के एन इंटू बीटा। गामा देखो यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ से गामा निकल गया, तो यहाँ 1 रह गया, 1 माइनस यहाँ से गामा निकल गया, यहाँ एन रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, समीकरण नंबर हम इसको मानेंगे बेटा 3 हो गए, ये चौथा हो गया, ठीक है। पहली वाली बेटा वीडियो जरूर देख लेना, अगर वो क्योंकि मैंने उसमें बहुत बेसिक से समझाया है, इसमें थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, ठीक है, वो समझ लेना, इसके बाद ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गामा का अल्फा का बीटा का, यानी कि गामा का अल्फा का बीटा का एंगल कोण निकालेंगे, ये कितना हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमें अल्फा निकालना है, क्या निकालना है अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा एन ओ एम या पी, कुछ भी ले सकते हैं एम और पी में से, ठीक है, क्योंकि बात एक ही है। तो एन ओ एम ये लिखेंगे बेटा त्रिभुज एन ओ एम में, ठीक है, क्योंकि मैं अल्फा कौन निकाल रहा है, तो एन ओ एम में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। ये हम कल आपको बहुत बेसिक से बताया बेटा, है ना, थोड़ा फास्टली कर रहे हैं। तो देखो इस त्रिभुज में एन ओ एम में लंब ये हो गया, इसको हमने ऊंचाई इसको हमने माना नहीं है, ठीक है, इस ऊंचाई को इसको हम ऊंचाई को h मान ले रहे हैं, ठीक है, ठीक बेटा, इसमें क्या मान लिया h मान लिया, कहाँ से लेके n से लेके और p तक की दूरी को, ठीक है बस। और देखो रखेंगे यहाँ पर कोण कितना है, इस ट्रायंगल में कोण है अल्फा, तो हमने रख दिया यहाँ पे tan अल्फा, ठीक है, इक्वल टू हो गया, यहाँ पर हो गया लंब, तो लंब इसमें दिया रखा है एन एम, या एन एम लिख सकते हैं या एन पी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एन एम अपॉन आधार इसमें दे रखा है, इस तरह की बात हो रही है, तो इसमें आधार हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ओ से लेके पी तक, ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद में हम इधर कंटिन्यू करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एन एम इधर हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से, ये प्रश्न कैसे बहुत पतला है, इसलिए यहाँ पे 10 को भी नगन मारेंगे, आप लिख लेना, ठीक है। तो 10 को नगन मारेंगे, सिर्फ यहाँ रह जाएगा अल्फा इक्वल टू एन एम का एन से लेके एम या एन से लेके पी, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि एन एम है वो एन पी के क्या हो गया एन एम और एन पी के बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बेटा एन एम का मान दिया हुआ है यहाँ पर एच, ठीक है, और नीचे ओपी है, तो ओपी ओ से लेके पी, यानी कि ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से लेके और ये वस्तु, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम यू मानते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा यू। अब देखो ये पृष्ठ के इधर है इसलिए माइनस, ठीक है, ये हो गया, एक मान निकला है, अल्फा का मान निकला है। अब हम क्या निकालेंगे बीटा का मान, तो बीटा के लिए हम लेंगे त्रिभुज कौन सा एन आई एम में, तो यहाँ लिखेंगे बेटा त्रिभुज एन आई एम में, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कौन है बीटा, वही लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, ये हो गया, ठीक है। तो tan यहाँ पे कौन कितना है बीटा, तो हम यहाँ रख दिए बेटा बीटा। अब देखो लंब इसमें कौन सा है, इस त्रिभुज में लंब है एन एम, ये हो गया एन एम अपॉन आधार कितना दिया है आई से लेके एम तक, क्योंकि इसी त्रिभुज को हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया बेटा आई और एम, ये हो गया, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, ये फिर वही इसमें से 10 गायब कर देंगे, ठीक है,
बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एन एम कितने दे रखा है एच दिख रहा है, चलो इधर कराते हैं, ये इधर हो जाएगा बेटा बीटा इक्वल टू एन एम का मान हो गया, एन एम का हो गया यहाँ पर एच, और आई एम का मान हो गया बेटा यहाँ से, ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम बोलते हैं v, ठीक है v। अब ये इधर है पृष्ठ के इसलिए माइनस लेंगे, ठीक है, ये हो गया, बीटा भी निकला आया। इसी प्रकार अब हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, अब लेंगे त्रिभुज लेंगे बेटा ये वाला एन सी एम में, त्रिभुज एन सी एम में, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर दें आपको आगे होगा, हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, चलो मैं कर ही देता हूँ, है ना, लंब बट्टे क्या होता है आधार होता है, ठीक है। इसके बाद हम इधर कंटिन्यू करते हैं, आपने ये नोट कर लिया यहाँ से tan थीटा, इस त्रिभुज में एंगल दिया हुआ है गामा, तो हमने यहाँ रख दिया गामा, ठीक है, tan गामा इक्वल टू लंब है इसमें लंब है एन एम बट्टे सी एम, तो यहाँ हो गया एन एम बट्टे सी एम, ये हो गया। तो यहाँ से tan गायब कर देंगे, ये गामा रह जाएगा, और एन एम का वैल्यू हो गया यहाँ पे एच, और सी एम का वैल्यू हो गया यहाँ पे आर, वो भी किस में लेंगे माइनस का आर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पृष्ठ के इधर, ये पृष्ठ के इधर है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने गामा के भी मान निकाल लिया, तीनों मान निकला है, बस अब कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 4 में कर देना, क्योंकि हमें गामा अल्फा बीटा ये तीनों मान चाहिए थे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा समीकरण 4 में किसका अल्फा बीटा तथा गामा का मान रखने पर, ठीक है, तो रख देंगे बेटा। तो ये इक्वेशन है, चलो इसी में मैं रख देता हूँ, है ना, ये आपने नोट कर लिया, मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर, और इधर से फिर सीधे इधर आएंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको रेड कर देता हूँ, और ये समीकरण नंबर 4 इसमें मान रखना है, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा 4 हो गया। मान रखिए गामा है पहले, तो गामा की वैल्यू दे रखी बेटा यहाँ पे एच अपॉन माइनस के आर ब्रैकेट में 1 माइनस एन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू अल्फा का मान दे रखा है एच अपॉन माइनस के यू माइनस एन, और यहाँ पर हो गया बीटा का मान हो गया एच अपॉन माइनस के वी, ये हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ये आपको बड़े सावधानी से बनाना पड़ेगा, यू और वी नहीं गलत हो जाएगा। अब तो क्या करना है इसमें तो एच कॉमन में है, यहाँ पर तो एच इसमें भी, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे रहने दो उसको एच अपॉन माइनस के आर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के एन, और इधर हम क्या करेंगे बेटा ये हो गया एक लाइन बढ़ाई देते हैं, एच अपन हो जाएगा माइनस का यू, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एन इंटू एच अपॉन वी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके आगे दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इधर, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से हमने एच कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन आ जाएगा नहीं आएगा, तो हमने क्या कर दिया इसमें से एच कॉमन ले लिया, ये वैसे ही लिख देना एच अपॉन हो गया माइनस के आर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस के एन इक्वल टू, इन दोनों से हमने एच क्या लिया कॉमन, तो यह कॉमन हो गया बेटा एच कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया माइनस का यू प्लस, इसमें से एच निकल जाएगा तो एन अपॉन वी रह जाएगा, तो हो गया बेटा एन अपॉन वी, इसकी आवश्यकता नहीं, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखो क्या करना है, इस एच से ये एच है इंटू में रखा हुआ बराबर इधर लिखेंगे बट्टे में आ जाएगा, तो ये इस एच से ये एच कट जाएगा, ठीक है। तो बस यही निकालना था, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन माइनस के आर, यहाँ हो गया 1 माइनस के एन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एन अपॉन वी पहले लिख देंगे, और माइनस के 1 अपॉन यू बाद में काटेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं, ये माइनस हम इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस है ना, ये नीचे से हम ऊपर पहुँचा रहे हैं, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का सिर्फ, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये किस में आ जाएगा माइनस में, तो ये कुछ ऐसा भी हो जाएगा 1 अपॉन आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू, ये हो गया बेटा आपका डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ पर वैसे ये पीछे कर देता है, वैसे यही है आपका, है ना, या फिर इसको चलो एक और तरीका होता है इसे लिखने का, कैसे लिखेंगे एन अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बेटा एन माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन आर, ये हो गया बेटा, ठीक है, ये हो गया। इससे कुछ भी आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। अब बेटा इसमें जो कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे, मैंने अपना 100% पूरा दिया, और नहीं आया है तो आप इससे पहली वाली वीडियो देखना, मैंने वहाँ पे बहुत सी बेसिक से आपको समझाया हुआ था, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले यानी कि उत्तल वाली देखेंगे, उत्तल दर्पण वाली, उत्तल पृष्ठ वाली, उसके बाद में देखेंगे आप अवतल पृष्ठ वाली, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।